Time series is a sequence of observation made on variable at regular time interval over a specified period of time. बेसिकली टाइम सीरीज डेटा मतलब एक ही वेरिएबल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अलग अलग वेरिएशंस आए हैं या चेंजेस आए हैं उसे देखना, उसको रिकॉर्ड करना, ये टाइम सीरीज होता है. और अदरवाइज इन अदर वर्ड्स आई कैन से टाइम सीरीज डेटा इज अ डेटा कलेक्टेड ऑफ अ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Now what does it mean? Suppose for example, if I tell you that कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, तो शायद 80s के पहले तो ज्यादा उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था. बहुत हाई लेवल पे ही उसको यूज होता था. जब तक पर्सनल कंप्यूटर निकाला नहीं था तब तक कंप्यूटर मतलब एक रूम की जितना बड़ा हुआ करता था. तो इस तरह का जो तब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में मतलब यूज तो शायद 40 साल पहले से ही हो रहा था, लेकिन नॉर्मल लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था जब तक पर्सनल कंप्यूटर नहीं आया. तो फिर 80s में कहीं ना कहीं पर्सनल कंप्यूटर आया, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था. फिर धीरे धीरे वो पॉपुलर होते गया. 90s में उसमें ज्यादा डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी में वो 90s में हुई. और आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, बड़ा स्क्रीन हुआ करता था उसका, बिल्कुल टीवी की तरफ बहुत बड़ा. अभी आपका जितना एलईडी टीवी होगा उतना उसका स्क्रीन, और पीछे भी उतना ही बड़ा बॉक्स हुआ करता था. तो बहुत अलग टाइप के तब कंप्यूटर्स थे. फिर 2000 में उसमें ज्यादा चेंजेस हुए. वो एंड्रॉइड वगैरह तब था नहीं, इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था. जो तब जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे 90s में, उनके उनसे तो बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर अभी हमारे पास है. तो ये सब तब नहीं था जो अभी आया है. तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो slowly the change has occurred and we have come from a big hole, a big room of, एक पूरा रूम भर के कंप्यूटर हुआ करता था तब. उससे वो कॉम्पैक्ट होके एक बहुत ही छोटा सा बुक की तरह एक लैपटॉप है मेरे पास जिस पर से मैं पढ़ाती. ओके तो यहाँ तक ये जो चेंजेस आए हैं, तो इनको जब आप धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करोगे और इसके बारे में जो आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो आपका टाइम सीरीज डेटा हो गया. और एक एग्जांपल दूं तो टेलीफोन का. पहले लैंडलाइन हुआ करते थे. आप लोगों ने वो जमाने देखे नहीं होंगे, मैंने तो वो नहीं देखा है. मैंने लैंडलाइन का टाइम देखा है जब एक जगह पे फोन हुआ करता था, घर में फोन आएगा, हम लोग जाते थे, उठाते थे. वो टाइम था लैंडलाइन का. उसके भी बहुत पहले फोन जब शुरू हुए थे कहीं पे 70s 80s का दौर था. तो फोन तो बहुत टाइम से है. मेरे ख्याल से टेलीफोन की हिस्ट्री जो है वो 100 इयर्स की है. लेकिन पहले फोन बहुत कम लोगों के पास होते थे. नॉर्मल लोगों के पास फोन नहीं होते थे. ओके टेलीफोन्स, देयर वर वेरी फ्यू टेलीफोन्स इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो देयर वर वेरी फ्यू टेलीफोन्स. ओके फिर वो बहुत ही अलग तरह का एक फोन हुआ करता था. उसमें ऐसे कुछ गोल गोल घुमा के चाबी भरनी पड़ती थी. फिर वो फोन लगाने का किसी ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर कनेक्ट कर देता था. आज जैसा नहीं, आप इधर से कोई भी नंबर डायल करो, अमेरिका में बैठे हुए इंसान से भी आप बात कर सकते हो. लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था. यहाँ से मुंबई भी अगर फोन करना है तो आपको ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था. ओके सिटी के सिटी में फोन लग जाते थे. अच्छा वो टाइम जब मैं छोटी थी, 90s की बात कर रही हूँ मैं, तो जब मैं छोटी थी तो फोन का नंबर लगाने के बाद 1.5-2 साल के बाद आता था. उसके पहले तो 10-10 साल के बाद नंबर आता था आपके पास. तो 3-3 4-4 5-5 10-10 साल लोग वेट करते थे नंबर लगाने के बाद, फिर उनके पास फोन का नंबर आता था. तो वो टेलीफोन का वो दौर था पहले. ट्रंक कॉल्स वगैरह आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट कॉल करने हैं तो ट्रंक कॉल बुक करने पड़ते थे, फिर वो बात हो पाती थी. वो भी ऑपरेटर के साथ बैठ के, मतलब वो ऑपरेटर फोन उठाता था, आप उसको नंबर देख के उसको बोलने का वो ट्रंक कॉल बुक कर देता था. देन ही यूज्ड टू कॉल एंड कनेक्ट यू.
मैन्युअली हुआ करता था तब ये सब काम, तो बहुत ही कम पॉपुलर था, टेलीफोन सबके पास था नहीं तब। ओके, 70s तक फोन बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करता था। 70s के बाद फिर थोड़ा ज्यादा पॉपुलर होने लगा, मेट्रोज वगैरह में फोन वोन आने लगे। उसके बाद 80s में भी फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, धीरे धीरे आए लोगों के पास, बहुत कम जगह पे हुआ करते थे, ऑफिसेस में वगैरह हुआ करते। 90s was a time that I remember, 80s, end 80s and 90s was a time when the phone number started coming. लोगों के घर घर में जब फोन आने लगा, वो दौर था 80s एंड और 90s का। तो पहले तो बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड फोन हुआ करते थे, एक जगह पे फोन रखा है, आप जाओगे, बात करोगे, डायल करोगे, ऐसे टाइम लगता था उसको डायल करने को भी। फिर उसके बाद वो उसी में कॉर्डलेस फोन आते थे, जो एक स्पेसिफाइड एरिया में आप घूम के बात कर सकते हैं। उसके बाद हुआ करता था ये, मतलब तब तो ये था ही नहीं, पुलिस वलिस के पास होता था वॉकी टॉकी, वो तो 70s 80s से हुआ करता था, एक वायरलेस कनेक्शन पुलिस के पास होता था, बाकी किसी के पास मोबाइल तो थे ही नहीं। 90s में मोबाइल बहुत ही कम लोगों के पास थे, और वो बिल्कुल मतलब 10 रुपए तो इनकमिंग हुआ करता था तब, 10-12 के ऊपर। तो ये बहुत ही अलग टेक्निक थी तब। तो फोन पे फिर वो डिजिटल डायल आया, फिर डिजिटल डायल आने के बाद पेजर, पेजर एक आपको पता ही नहीं होगा कि पेजर में सिर्फ एसएमएस भेजा जाता था, एक पेजर करके लोग ऐसे पैंट को लगा के घुमा करते थे तब। तो ये एक टेक्नोलॉजी तब थी बीच में। Then slowly they started, by the end of 20th century, somewhere around 2000, मोबाइल फोन्स थोड़े थोड़े आने लगे लोगों के पास, नॉर्मल लोगों के पास। लेकिन ये पहले के मोबाइल फोन्स बहुत, आपका अभी रिमोट कंट्रोल है ना, उतने बड़े मोबाइल फोन्स हुआ करते थे। फिर वो थोड़े से कॉम्पैक्ट हुए, फिर नोकिया के बहुत ही पॉपुलर थे तब हैंडसेट्स, नोकिया हैंडसेट, तो वो बहुत लोगों के पास आते थे। From 2001 and so on, then the phone started becoming very popular. मोबाइल फोन्स तो पहले थे ही नहीं इतने, 2000 तक, 99 वगैरह, हम लोग जब छोटे थे तो मोबाइल फोन्स तो ज्यादा हुआ ही नहीं करते थे। फिर वो थोड़े ज्यादा पॉपुलर होने लगे। पिछले 20 सालों में मोबाइल फोन ज्यादा हुए हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे कि आज का फोन और 20 साल पहले का फोन अगर टैली, मतलब कोई मेल ही नहीं है, एकदम एंशिएंट टाइम के फोन लगेंगे वो आपको, आदि मानव। हमको कैसे आदि मानव को देख के कैसे लगता, वैसे फोन है वो। इतने मोटे मोटे फोन हुआ करते थे, फोन लगने में टाइम लग जाता था, इतने सारे टॉवर्स नहीं थे, इतने सारे फैसिलिटीज, नो गेम्स, नथिंग, कैमरा भी नहीं था तब फोन में। फोन वाज ओनली फॉर फोन। हाँ, रेडियो लग जाता था कभी कभी, बाद में, वो भी बहुत बाद में शुरू हुआ, 2005-6 के बाद। देन इन 2007-8 this touch phone, touch screen started becoming popular. टच स्क्रीन आया, उसके बाद एंड्रॉइड आया, और एंड्रॉइड के बाद ये एप्स वगैरह बहुत। तो ये एप्स वगैरह आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत पुराना नहीं है, अभी 8-10 साल पुराना ही टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो एप्स भी देखो कितने चेंज हो गए, अभी अभी आपके फोन भी कितने ज्यादा चेंज हो गए। तब सिर्फ टच स्क्रीन था, कैमरा था, छोटे छोटे फंक्शंस थे, अभी तो मोबाइल हैज टेकन प्लेस ऑफ एवरीथिंग नाउ। ओके, ये क्यूआर कोड वगैरह उसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये हमको पता, धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ टेलीफोन की हिस्ट्री, दिस इज नथिंग बट अ टाइम सीरीज डेटा। सो आई हैव टेकन वन वेरिएबल, टेलीफोन कंपनी और टेलीफोन इंडस्ट्री का धीरे धीरे करके मैंने जो आपको ग्रोथ बताया है, ये टाइम सीरीज डेटा हो गया। इट इज नथिंग बट इन शॉर्ट data collected over a period of time. वेरी सिंपल, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का जो डेटा है, वो जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आप जो कैलकुलेट करते हो, वो हो गया आपका टाइम सीरीज डेटा। तो मैंने अगर एक वेरिएबल ले लिया टेलीफोन इंडस्ट्री, तो उसका जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, दिस इज अ टाइम सीरीज डेटा। लेकिन ये क्या है, बहुत सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है। तो टाइम सीरीज डेटा में क्या हम लोग बस थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं? नहीं,
हम लोग एक न्यूमेरिकल डेटा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, जैसे वीकली सेल्स है, वीकली शेयर मार्केट के प्राइसेस है, या मंथली है, या जो भी इस तरह जो मैं एक टाइम एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के साथ जो एक वैल्यू बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज डेटा। तो ये टाइम सीरीज डेटा करना क्यों है? क्योंकि आपको किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल के बारे में आप बात करते हो, उस वेरिएबल का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके लिए ये टाइम सीरीज डेटा स्टडी करना है। अगर आपने फैशन का देख लिया तो उसका भी आप पिछले 100 साल का टाइम सीरीज डेटा स्टडी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स हो तो इमेजिन करो कि अगर मैं कॉस्मेटिक की एक नई कंपनी डालने वाली हूँ और मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ पिछले 30 सालों का अगर मैंने डेटा स्टडी किया, तो मुझे पता चलता है कि भाई 30 साल पहले तो 1990 में, 80s में, तब कॉस्मेटिक्स पे जो बाइंग कस्टमर थे कॉस्मेटिक्स के, वो बहुत ही कम थे तब, वेरी फ्यू पीपल। ओके, 90s में वो बढ़े, 2000 में वो ज्यादा बढ़े, 2020 तक और ज्यादा बढ़ गए। तो मुझे दिख रहा है कि पिछले 30 साल में कॉस्मेटिक्स के जो सेल्स है उसके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब पहले क्या चल जाता था क्या? पहले फेयर एंड लवली नहीं लगाया तो हम लोग काली लड़कियां चलती थी। अभी तो काले लड़के भी नहीं चलते, अभी उनको भी फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं हम। No, this was just a part of a joke, but I'll tell you that, see, over a period of time, people have started becoming more and more concerned about their the way they look or the way they present themselves, maybe. No, the use of cosmetics has become more popular in last 30 years. पहले सिर्फ किसी मूवी के हीरो हीरोइन ही वैसे करते थे, then slowly it started becoming a trend in youngsters, then the college, then the young adults। अभी तो सब लोगों में, अभी बच्चों का अलग कॉस्मेटिक आता है, लड़कों का अलग आता है, लड़कियों का अलग आता है, ये पहले नहीं था। तो जितना वेरिएशंस लाया उतना ही उनका सेल्स भी बढ़ता गया है, जितना सेल्स बढ़ाना था उतना उन लोगों ने वेरिएशंस भी लेके आए हैं। तो पिछले 30 साल में मुझे अगर मैं नंबर निकालने जाऊं तो सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स हैज इंक्रीज। अगर मैं कॉस्मेटिक कंपनी चला रही हूँ तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर मी। ओके, ऐसे ही ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन ऑलवेज टेक दिस डेटा टू स्टडी हाउ द वेरिएबल हैज बिहेव्ड इन पास्ट। पास्ट में ये वेरिएबल ने कैसे बिहेव किया है। ओके, तो पास्ट में अगर मेरा वेरिएबल है कॉस्मेटिक्स का सेल, तो पास्ट में ये वेरिएबल ने कैसे बिहेव किया है, हाउ द सेल हैज अफेक्टेड, हाउ द सेल्स हैज बीन चेंजिंग। ओके, और फिर उसके हिसाब से मैं उसका पास्ट बिहेवियर स्टडी करके आई कैन प्रेडिक्ट, एटलीस्ट अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो मैंने अगर ऐसे बोला, अरे 30 40 साल पहले तो कॉस्मेटिक्स इतने पॉपुलर थे नहीं, कोई पाउडर आया करती थी, मैंने ऐसे सुना है ब्राउन कलर की, वही ज्यादातर यूज होती थी। ये आजकल जैसे ये 40 साल के लिए अलग क्रीम, 50 साल के लिए अलग क्रीम, 10 साल के लिए अलग, 20 साल के लड़कियों के लिए अलग, लड़के हैं तो लड़कियों की फेयरनेस क्रीम मत लगाओ, ये सारी कंसेप्ट थी नहीं पहले 30 40 साल पहले। बाद में वो धीरे धीरे कंसेप्ट आने लगी, तो उस हिसाब से उनका क्लाइंट बेस बढ़ता चला गया। अब जितने वैरायटीज लड़कियों के कॉस्मेटिक्स में होंगे, शायद उतने ही लड़कों के भी कॉस्मेटिक्स में दिख जाते हैं। ओके, तो उनका क्लाइंट बेस बढ़ गया है। तो अगर मैं उस इंडस्ट्री से हूँ तो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प मी, इट विल हेल्प मी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ माय प्रोडक्ट। तो ये जो टाइम सीरीज डेटा है, ये डेटा के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए होता है। तो हम लोग पहले तो क्या करते हैं, पिछले कुछ सालों का एज पर द टाइम पीरियड हम लोग एक डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं और एक किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू फोरकास्ट द वैल्यूज फॉर द कमिंग ईयर्स। So basically time series data is collected to study the data, apply the study in the future and forecast the future.
ओके, प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए टाइम सीरीज ज्यादा यूजफुल है। ये कॉमर्स में सबसे ज्यादा यूजफुल है, मार्केटिंग फील्ड में, फाइनेंस में भी थोड़ा बहुत है। तो इन जगह पे इसका ये जो पास्ट बिहेवियर से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का जो टेक्नोलॉजी है, ये हर बार एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन काफी हद तक आपको हेल्प कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने छाते का बिजनेस शुरू करना है और उसने अगर टाइम सीरीज डेटा स्टडी किया, तो उसको पता चलेगा कि अरे छाता ज्यादातर बहुत ज्यादा धूप पड़ जाए या बहुत जब बारिश होती है तभी ज्यादा बिकते हैं। एक्चुअली जब बारिश मॉडरेट होती है ना, तब छाते ज्यादा बिकते हैं। भारी बारिश में तो लोग रेनकोट ज्यादा खरीदते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, रंग बिरंगे छाते समर में निकालेंगे, और ब्लैक वगैरह डार्क कलर के जो छाते होते हैं वो लोग कब निकालते हैं, रेनी सीजन में। थोड़े मोटे मोटे, ज्यादा फटे ना, उड़े ना, थोड़े हेवी वाले छाते जो होते हैं वो समर विंटर रेनी में निकलेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो सबको पता है। विंटर में थोड़े कोई छाता लेके घूमेगा, समर और रेनी में ही तो छाता लेके घूमेगा। तो ये सबको पता है, लेकिन ये पता कहाँ से चला हमको, टाइम सीरीज डेटा से। आपने हर 2-3 साल ऑब्जर्व किया होगा, अच्छा ये तो हर साल ये टाइमिंग में आता है, ये टाइमिंग में इसका सेल जो है वो ज्यादा बढ़ता है। तो हम लोग जब टाइम के हिसाब से कोई डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे टाइम सीरीज डेटा बोल देंगे। And this time series data will definitely help you to understand how the data has behaved in past, and you can estimate the future or predict the future of the behavior. ये देखो उन्होंने इधर यूजफुलनेस दिया है टाइम सीरीज का। इट इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर, इट इज यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर बिहेवियर, इट इज यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंसेस, एंड यूजफुल फॉर मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी। टाइम सीरीज डेटा ज्यादातर इसलिए यूज होता है ताकि आप पास्ट बिहेवियर को स्टडी करें, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए, कंपेयर कर पाए आप 2-3 वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ, और हर वेरिएबल का अपना अपना परफॉर्मेंस आप इवेल्युएट कर पाए। टाइम सीरीज डेटा ये नंबर में ही होता है। अगर मैंने बोला कि 1921 में इंडिया की पॉपुलेशन 3 करोड़ थी, 1931 में वो 8 करोड़ हुई, 1941 में वो 24 करोड़ हुई, 19 ऐसे अगर मैंने आपको बोला कि 10-10 साल के इंटरवल के बाद ये पॉपुलेशन, तो दिस इज नथिंग बट अ टाइम सीरीज डेटा। तो अगर आप उसको ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन से 10 साल के गैप में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ी है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्युएट द थिंग्स। नाउ द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज डेटा मतलब क्या है, द डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, a data collected over a period of time for a given variable। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपके कंपनी के प्रॉफिट पिछले 10 साल में, दैट इज आल्सो योर वेरिएबल। There can be so many examples of time series data. Before we go to components, we'll go through the examples of time series data. So if I'll say sales of grapes in last 3 years, क्योंकि थोड़े डाउन हो गए, या last 4 years, last 5 years is a time series data. Sale of mango is a time series data. Yearly sales होते हैं। और क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इस ऐसे। So as mentioned, time series data is a data of a particular variable collected over a period of time. एक टाइम स्पैन की वजह से जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम सीरीज डेटा, डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस डेटा इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसलिए तो हम लोग कलेक्ट करते हैं। हर साल अलग अलग वैल्यूज होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को थियोरेटिकल कलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। When I say that we collect data, it is a numerical data that we collect for a given variable over a period of time. And this numericals may not be constant, they may be changing. These changes are called as variations.
and this variability of the data is due to some reasons, and these reasons are called as components of time series. ओके हर साल डेटा तो सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा. अब ये अलग अलग क्यों है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें क्यों आता है, तो इसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं. तो ये वेरिएशन के जो रीजंस है, मतलब जिस रीजन के वजह से ये डेटा में चेंजेस होते हैं, उन्हें कंपोनेंट्स कहा जाता है. एंड देयर आर 4 कंपोनेंट्स. वन इज सेक्युलर ट्रेंड, अदर इज सीजनल, थर्ड इज साइक्लिकल, एंड फोर्थ इज इरेगुलर. Secular trend is generally denoted by T, seasonal by S, cyclical by C, and irregular is by I. और टाइम सीरीज डेटा को स्टडी करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है आपके पास. इन डेटा के बारे में तो मैं बताऊंगी, कंपोनेंट्स के बारे में आपको, लेकिन हम लोग उस मॉडल को भी देख लेते हैं. देयर आर 2 मॉडल्स. वन इज एडिटिव मॉडल. एडिटिव मॉडल का मतलब क्या है, इन सब का मिला जुला. देखो एज द टाइम पासेस जो भी डेटा में चेंजेस होते हैं, वो सीजनल के हिसाब से जो होते हैं, वो ये सारे चेंजेस को आप ऐड करोगे, सारे वेरिएबिलिटीज को आप ऐड करोगे, वी विल ऐड ऑल दीज वेरिएबल्स. देखो ये टी मतलब सेक्युलर ट्रेंड, एस मतलब सीजनल ट्रेंड, C मतलब cyclical और I मतलब irregular. These are the components of time series. I will discuss these components in detail. Okay, we'll discuss them in detail now. तो इनको स्टडी करने के 2 तरीके, 2 मॉडल से. एक होता है एडिटिव मॉडल. एडिटिव मॉडल में ना हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे, मतलब जितना वेरिएशन टाइम स्पैन की वजह से होता है, फिर जितना सीजन की वजह से, फिर साइक्लिकल की वजह से, इरेगुलर की वजह से, सबको ऐड कर देंगे हम लोग. दैट विल बिकम योर एडिटिव मॉडल. मतलब हर एक इंडिविजुअल यूनिट से जितना फर्क पड़ता है, उतना ही फर्क पूरे डेटा को पड़ जाता है. इसको एडिटिव मॉडल कहते हैं. प्रोपोर्शनेट फर्क पड़ेगा आपके डेटा. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है, जो भी इन सब के जो भी चेंजेस है, उनका मोर देन प्रोपोर्शनेट फर्क पड़ता है आपके डेटा पे. और ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. ओके, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज पड़ जाता है आपके डेटा पे. आई विल टेल यू व्हाट आर ऑल दीज कंपोनेंट्स, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट. So let us discuss more about components, then I'll again come back to the models. You will understand it more better there. So components are the factors because of which there is a difference in the data. टाइम सीरीज डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं और हमको दिखता है कि भाई इनमें चेंजेस है, पिछले साल तो 100 करोड़ का बिजनेस हुआ था, ये साल अगर 80 करोड़ का ही हुआ है, तो 20 करोड़ का डिफरेंस है, चेंज है. तो ये चेंज क्यों हुआ, ये ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी है. अब आप कोई रीजन बताओ. सपोज मेरी कोई एक पर्टिकुलर टॉयज की कंपनी है, ओके, और 2 साल पहले उसका टर्नओवर 100 करोड़ हुआ करता था, और अभी 2 साल के बाद उसका टर्नओवर 50 करोड़ है. तो ये 50 करोड़ का नुकसान जो, या फिर मैं बोलती हूँ 60 करोड़ है, तो ये जो 40 करोड़ का डिफरेंस है, ये क्यों आया है आपके हिसाब से? दिस इज एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. 2019 तक मेरे टॉयज की फैक्ट्री को 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था. 2019 के बाद 2021 में मेरे टॉयज की फैक्ट्री का जो, या 2020 में मेरे टॉयज की फैक्ट्री का जो टर्नओवर है वो 70 करोड़ है. तो ये 30 करोड़ कम हो गए हैं. इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? सेल कम हुआ रहेगा. सॉरी, सेल कम हुआ होगा आपके टॉयज. राइट. लेकिन क्यों, मैं वही पूछ रही हूँ कि सेल क्यों कम हुआ है? टर्नओवर कम है मतलब सेल कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है, आप क्या एक्सप्लेन करोगे? व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्नओवर? क्योंकि लोगों ने कम खरीदा. ओके, तो पहले लोग ज्यादा खिलौने खरीदते थे और अभी लोग खिलौने ही नहीं खरीदते क्या? टॉयज की फैक्ट्री है मेरी. साक्षी बोलो.
यू कैन टेल। देखो 2019 में 100 करोड़ का टर्नओवर था, तब मार्केट भी तो काफी नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ओके वो घूंघट थोड़ी पहनते थे हम लोग, वो मास्क वास्क पहन के थोड़ी घूमते थे। लेकिन वो 2019 के बाद कोरोना आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन आया। अच्छा कोरोना का खिलौनों से कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं वैसे, लेकिन देखो चीजें कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कोरोना आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन की वजह से लोगों के सैलरीज कम हो गई या बिजनेस का टर्नओवर कम हो गया है। क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरे से कुछ, ये जो लग्जरियस आइटम्स है ये कोई खरीदेगा क्यों? अगर कोरोना के टाइम पे मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है या मेरा सैलरी कट हो रहा है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल प्रोवाइड ऑल बेसिक नेसेसिटीज टू माय डॉटर। विल आई प्रोवाइड हर विद टॉयज एंड नो फूड? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कोरोना और खिलौनों का कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है अपरेंटली, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो। यस राइट। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से चेंजेस हो गए आपके मार्केट में। देयर हैज बीन लॉकडाउन, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बंद थी, कंपनीज बंद थी, दुकानें बंद थी, तो लोगों के पास पैसे कम थे। तो ऐसे वक्त में लोगों ने सोचा होगा कि भाई हम लोग तो पहले हमारे बच्चे को खाना पीना देंगे, बाद में खिलौने देंगे। तो ऑटोमेटिकली खिलौने खरीदने का जो टेंडेंसी था वो कम हो गया। अब वो कम हो गया तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ गया ना, 70%, 70 करोड़। तो 100 करोड़ से आपका टर्नओवर 70 करोड़ आ गया। तो ये जो कोरोना की वजह से हुआ है, ये कोरोना क्या हर बार आता है क्या? नहीं, इट इज अ वेरी रेयर फेनोमेना। ये तो पहली बार हुआ है दुनिया में कि पूरी दुनिया बंद हो गई थी, मतलब इंसान बंद हो गए थे, सूरज तो टाइम पे ही उग रहा था। ओके, तो ये हमेशा नहीं होता है। दिस इज समथिंग दैट हैज नॉट ऑलवेज अकर्ड। इट इज नॉट वेरी नॉर्मल थिंग। लॉकडाउन ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी हम लोगों के लिए। इस तरह से सब बिजनेस बंद करके बैठना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तो ये क्या हुआ, ये जाएगा इर्रेगुलर में। दिस इज एन इर्रेगुलर वेरिएशन। वो चीजें जो अचानक से आती है, जनरली नेचुरल कैलामिटी हो या ऐसे तरह के पैंडेमिक्स हो या पॉलिटिकल कैलामिटी हो, वॉर हो, तो ये क्या है, ये इर्रेगुलर कंडीशंस की डेटा है। तो जब कंडीशंस इरेगुलर होती है तो डेटा में भी तो फर्क आ ही जाता है ना। अब अगर वॉर हो गया तो वॉर में कंट्री का बहुत सारा खर्चा हो जाता है, और वो खर्चा वसूलने के लिए वो हर चीज के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान का जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब देखो आपके पास जब पैसे का प्रॉब्लम होगा, आप पहले बेसिक नेसेसिटीज पे खर्चा करोगे ना, लग्जरी पे थोड़ी खर्चा करोगे। तो ये सारी चीजें जो है वो जो अचानक होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कोरोना, ये जो अचानक आ गया, किसी कंट्रोल में नहीं था, हम लोगों ने क्या उसको हाथ लेके पकड़ के लेके आके नहीं बिठाया भारत में। ओके, सो दिस इज अ इरेगुलर कंपोनेंट। इरेगुलर कंपोनेंट का मतलब है इरेगुलर वेरिएशंस, द वेरिएशंस व्हिच में कम ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है 2019 के पहले मेरा हमेशा ही कंसिस्टेंट सेल था, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, लेकिन उस कोरोना आने के बाद वो मेरा जो कंसिस्टेंसी था वो ब्रेक हो गया है। ओके, और वो किस वजह से ब्रेक हुआ? क्योंकि कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई पैंडेमिक, इस तरह की चीजें जो आई है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो जाता होता है इरेगुलर वेरिएशन। ओके, जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं होता है, अचानक से आ जाता है, अचानक से अफेक्ट करने लगता है आपके मार्केट को। यू कैन ओनली बी रेडी फॉर इट। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है या सुनामी जैसे वाटर प्रॉब्लम्स है या बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड है। तो ये सारे इरेगुलर आइटम्स है, ये कोई हर बार एक फिक्स टाइम फिक्स पीरियड में नहीं आते एक साल के। ओके, तो हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, जिसका हम लोग जिस तो इस तरह के डिजास्टर्स के लिए तैयार रहने का मतलब क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट करना। तो अब जैसे कोरोना आके गया, 2 साल तक सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, अभी तक स्कूल कॉलेजेस प्रॉपरली शुरू नहीं हुए हैं। तो इससे एक सीख क्या मिल गई हम लोगों को? अब देखो पहला लॉकडाउन जो था वो कम से कम 4 महीने चला,
तो एक सीख क्या मिल गई बहुत लोगों को कि भाई आप जब रेगुलर पैसे कमा रहे हो तो थोड़े पैसे बाजू में रख दो, कम से कम 4-6 महीने के लिए तो घर चलना चाहिए, इवन इफ यू डोंट हैव योर इनकम। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर एक्टिविटी है, ये इरेगुलर केस है, ये हमेशा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो कितने टाइम के लिए आएगा किसी को पता नहीं है। ओके, तो ये जो वेरिएशन हुए मेरे सेल में 100 करोड़ से 70 करोड़, तो ये चेंज का जिम्मेदार कौन था? इरेगुलर फैक्टर विच वाज नॉट इन माय हैंड। ओके, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इरेगुलर। Then the next component is cyclical. Now what do we mean by cyclical? एक बिजनेस का ना साइकिल होता है, एक प्रॉस्पेरिटी है, सॉरी, आपने ये इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा, प्रॉस्पेरिटी है, देन देयर इज रिसेशन, देन देयर इज डिप्रेशन, देन देयर इज रिकवरी। ये एक बिजनेस साइकिल होता है। तो जो भी चेंजेस ये साइक्लिकल ट्रेंड की वजह से होते हैं, वो ये बिजनेस साइकिल की वजह से होते हैं। तो कभी कभी आपके बिजनेसेस में जो चेंज हो जाता है, that is sometimes it is not due to irregular component, but it is or any other reason, but it is only due to the change in the industry. For example, पहले फोटोग्राफ्स निकाले जाते थे, बहुत पहले का टाइम है, 4-4 5-5 महीने लगते थे वो निगेटिव को डेवलप होने में, फिर जल्दी जल्दी लगने लगा, 15-20 दिनों में आने लगा, उसके बाद 2 दिन में, अभी आजकल आप 2 दिन में आपको वो निगेटिव डेवलप करके मिल जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो पहले का तरीका था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और रेयर था, तो लोग स्पेसिफिकली टाइम निकाल के फोटो निकालने जाते थे। अभी फोटो निकालने का इतना कोई बहुत बड़ा ये नहीं निकला है, मतलब किसी को DSLR निकालना पड़ा टू मेक फोटोग्राफी कंसिस्टेंट थिंग। तो आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, एवरीवन कैन क्लिक फोटोज एनीवेयर, हाई क्वालिटी मोबाइल्स यूज करते हैं लोग, तो हाँ अच्छे फोटोज आते हैं। ओके, तो ये तो इंस्टेंट मिल गए ना, अभी आप देखो मोबाइल में फोटो निकालो, तुरंत जाओ लैपटॉप पे डाउनलोड करो, तुरंत फोटो मिल जाएंगे आपको, इतने आसान है ये। ओके, तो ये जब कैमरा में सॉरी फोन में जब कैमरा डाला, तो बहुत सारे कंपनीज जो थी वो रिसेशन में आ गई, फोटो कैमरा बनाने वाली कंपनीज, फोटोग्राफी के कोर्सेस ये वो। फिर उन्होंने वो DSLR निकाला कुछ नया, हाई डेफिनेशन एंड ऑल दैट, तो उसमें वो थोड़ी थोड़ी रिकवरी होना शुरू हो गया। दिस इज साइकिल। बिजनेस साइकिल कैसे होता है कि आप रिकवर करते हो, आपका एक मोमेंट होता है जब आपका फॉर्मूला सक्सेसफुल होता है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गए और अगर आपने अपने आप को बदल नहीं डाला तो यू विल स्टार्ट फेसिंग रिसेशन। अब सपोज मैं तो ऑफलाइन पढ़ाती थी, अभी लॉकडाउन आया, कोरोना आया, अगर मैंने ऑनलाइन पे स्विच नहीं किया होता तो दैट वुड हैव बीन डिप्रेशन, इट वुड हैव रिजल्टेड इन डिप्रेशन, क्योंकि फिर मैं तो ऑफलाइन पे बैठी रहती और क्लास तो वो ऑफलाइन, तो परमिशन ही ली लोगों को घर के बाहर निकलने की, तो क्या मैंने 1.5 साल की छुट्टी दे दी होती बच्चों को? तो वहां से मेरे पास नए बच्चे आते ही नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, और उसके वजह से मेरा बिजनेस बंद पड़ जाता। तो ये होता है साइकिल, बिजनेस साइकिल। जैसे नोकिया, मैंने बोला था कि नोकिया एक हैंडसेट था जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडसेट था, एक बार चार्ज की, और तब इतना ना इंटरनेट का वगैरह इतना कुछ ज्यादा था नहीं, तो एक बार चार्ज की हुई बैटरी जो थी वो 2-2 महीने तक, सॉरी 1-2 दिन तक चल जाती थी। ओके, इतना भारी फोन था, नीचे गिरता था तो भी टूटता नहीं था जल्दी, मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनका नोकिया टूटा होगा। मैंने खुद 10 साल तक वो हैंडसेट यूज किया है। इतना अच्छा क्वालिटी का हैंडसेट था कि बिल्कुल, मतलब आप सालों साल उसको यूज करो। अभी क्या एंड्रॉइड फोन्स देखो आप, 2-3 महीने, एक 1.5 साल के बाद आपको उसको चेंज करना पड़ता है, स्टॉप वर्किंग। ओके, लेकिन नोकिया जो इतना पॉपुलर था, मॉडल इतना पॉपुलर था, तब तो ये सैमसंग वगैरह बाकी कोई कंपनी के मोबाइल चलते ही नहीं थे नोकिया के सामने।
बीच में बस मोटोरोला ने एक कोई नया लाया था इसलिए थोड़ा चला, नहीं तो फिर वापस वही नोकिया जिंदाबाद. But what happened is when this touch screen technology started coming in, Nokia people never updated themselves. They had so much belief in their durable handset कि उन्होंने उसको टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में उन्होंने डेवलप ही नहीं किया. तो मार्केट तो अपग्रेड हुआ लेकिन वो कंपनी अपग्रेड नहीं हुई. वो अपने पुराने प्रोडक्ट से ही चिपकी रही. नतीजा ये हुआ कि उनको नोकिया बेच देना पड़ा, क्योंकि जैसे टच स्क्रीन आया उसका फैशन, उसका फैड बढ़ गया. लोगों को उसी पैसे में जब टच स्क्रीन मोबाइल मिलते थे तो वो लोग क्यों लेंगे मोबाइल. ओके, तो धीरे धीरे उन्होंने और व्हाट हैपेंड विद देम इज दैट दे फेल टू अपग्रेड देमसेल्फ. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो इसकी वजह से उनका जो सेल था वो धीरे धीरे कम होता गया. दैट इज दे वर इन दिस फेज रिसेशन. फिर बिल्कुल ही कम होता गया. देन दे वर इन डिप्रेशन. Then it was sold out. You know that Nokia company was sold from the current manager to the new management team. अब वो बिक गया जब नोकिया, उसके बाद उन्होंने नोकिया के हैंडसेट्स टच स्क्रीन में लाना शुरू कर दिया. तो वो रिकवरी फेज है. तो जब नोकिया का सेल कम हो रहा था धीरे धीरे 2005-6 से, ये जब धीरे धीरे कम हो रहा था, तो वो क्या था, टाइम था उसका रिसेशन का टाइम था. क्यों कम हो रहा था? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी और नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसका सेल जो है वो लगातार कम होते जा रहा था. तो अगर मैंने नोकिया का सेल निकाला है पिछले 20 सालों का, तो उस टाइम वो जो टाइम था 2005 से लेके 2010 तक, वो टाइम में उसके सेल धीरे धीरे कम होते रहे. ओके, और एक टाइम आया जब काफी कम थे, इतने कम के दे हैड टू सेल द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ द ड्यूज. तो ये जब चेंजेस आएंगे, ये किस रीजन से आ रहे हैं चेंज? साइक्लिकल वेरिएशन की वजह से. ओके, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इस ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. आपका प्रोडक्ट ओल्ड है, ओल्ड टेक्नोलॉजी में चल रहा है, इसलिए आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो वो रिसेशन शुरू हो गया. ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो सेल ज्यादा नहीं होगा. सेल ज्यादा नहीं होगा तो सेल की भी वैल्यू में वेरिएशंस आ जाएंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ द साइक्लिकल ट्रेंड. देन नेक्स्ट कम्स सीजनल ट्रेंड. नाउ व्हाट इज सीजनल ट्रेंड? अलग अलग सीजन्स होते हैं, नेचुरल सीजन्स होते हैं, पॉलिटिकल सीजन्स होते हैं, इलेक्शन वगैरह का टाइम होगा, अभी फेस्टिव सीजन्स होते हैं. गणपति है, गणपति के बाद अभी नवरात्रि आएगा, उसके बाद दिवाली आएगा. दीज आर ऑल फेस्टिवल्स, राइट? एंड दीज आर ऑल फेस्टिव सीजन्स. पॉलिटिकल सीजन्स भी होते हैं, इलेक्शन है या कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन है. आईपीएल के सीजन्स होते हैं, आजकल तो शुरू हो गया ना. तो ये सीजनल चेंज क्या होता है कि हर साल आने वाला एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आने वाला ये चेंज होता है. तो सपोज मैंने मैंगो के बारे में बात करें, तो मैंगो साल भर में बिकते ही नहीं है. मैंगो का सीजन क्या है? मार्च से लेके मई तक. अप्रैल से लेके मई तक, ये 2 ही महीने हैं मैंगो के. तो बाकी के टाइम में तो जून से लेके जून एंड तक चलता है. चलो अप्रैल मई जून, जुलाई से लेके मार्च तक मैंगो के सेल्स बहुत ही कम लगेंगे. अगर मैंने आपको कोई डेटा बताया कि भाई मैंगो के सेल्स फ्रॉम मार्च टू जून, एक्चुअली मार्च है ही नहीं, अप्रैल है, अप्रैल टू जून, ये मैंगो के सेल्स सपोज हुए 100 करोड़, और उसी का जून और जुलाई में 10 करोड़, और उसके बाद जुलाई से लेके मार्च तक सेल है ही नहीं आपके पास. तो क्यों है ये चेंजेस? दिस इज सीजनल. अब जुलाई से लेके मार्च तक आपको आम मिलते ही नहीं है, और आम को स्टोर करके रखने वाली चीज तो है नहीं कि पूरा का पूरा आम निकाल के आपने स्टोर करके रखा, नहीं. तो आपको आम मिलते ही नहीं है तो बिकेंगे कैसे? तो आम के सेल्स पे चेंज फर्क तो दिख रहा है, लेकिन ये फर्क का जिम्मेदार कौन है? सीजन. आम का सीजन साल भर नहीं होता है, इसलिए जो भी सेल्स में डिफरेंस है वो किस लिए आए हैं? सीजन की वजह से आए हैं.
So this is seasonal variation. And the last is secular trend. Secular trend is as the time passes, certain things goes on changing. बहुत पहले 20-30 साल पहले ट्यूशन क्लासेस इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, धीरे धीरे वो ज्यादा पॉपुलर होने लगे। 2005 के पहले यूट्यूब नाम का कोई चीज किसी को पता नहीं था। अब तो पढ़ाई भी यूट्यूब से होती है, लोग खाना भी यूट्यूब को देख के बनाते हैं। तो ये जो एज अ टाइम पास होता है, जो धीरे धीरे करके चेंजेस होते रहते हैं। पहले बहुत ही कम लोगों के पास गाड़ियां हुई करती थी, लेकिन जिनके पास भी 4 व्हीलर होती थी ना, बहुत भारी भारी 4 व्हीलर्स होती थी, जिनको आजकल हम लोग लग्जरी कार्स बोलते हैं। लेकिन जब फिर 4 व्हीलर्स नॉर्मल लोगों के लिए भी आ गई है, आप अभी आप देखो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पास भी 4 व्हीलर होती है। दिस इज एज द टाइम पास। Hotels, yes, definitely. Previously, there was not many hotels. Okay. Ma'am, theaters also. Theaters, right. Then there are so many examples. Shopping malls. मैं बता नहीं सकती कि कौन सा मोमेंट था वो ग्लोरियस मोमेंट जिस दिन शॉपिंग मॉल शुरू हो गया, वो हम लोग नहीं बोल सकते ऐसा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के खरीदारी करने का तरीका बदलता गया, धीरे धीरे फिर वो आइडिया आते गया और उन्होंने मॉल्स बनाए। तो मॉल्स बनाने के पहले शॉपिंग नहीं हुआ करती थी क्या? नहीं, पहले भी होती थी, लेकिन ये मॉल की कंसेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ गई है। सुपरमार्केट्स होते थे पहले, एक ही जगह पे उसी किराना माल का सुपरमार्केट, एक ही जगह पे सब किराना, सब रेयरेस्ट रेयर चीजें भी मिल जाती थी। फिर वैसे ही कपड़ों का शुरू हो गया। पहले कपड़ों के अलग अलग दुकान हुआ करते, छोटे बच्चों का अलग दुकान, बड़े बच्चों का अलग, साड़ी का अलग, शर्ट का अलग। फिर उन्होंने एक ही दुकान में सब कुछ डालना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे मॉल का कंसेप्ट डेवलप हो गया। सो दिस इज अ ग्रेजुअल चेंज. It does not happens in once or twice. It has just happened over a period of time. Okay. Yes. तो जो चेंजेस है टाइम सीरीज डेटा में, जो चेंजेस होते हैं, उनका रीजन एक तो सेक्युलर होता है, या सीजनल, या साइक्लिकल, या इरेगुलर। जैसे कोरोना में जो सेल्स में गिरावट हुई है वो इरेगुलर रीजन की वजह से हुई है। ओके, लेकिन आम के सेल में जो गिरावट होती है जुलाई से लेके मार्च तक, वो इरेगुलर की वजह से नहीं, वो सीजन की वजह से है। कि सीजन ही नहीं है तो आम का तो बेचेंगे क्या? Then cyclical, it is more because of or it's more caused due to the efficiency of the people. लोगों ने बिजनेस साइकिल, जब हम लोग बात करते हैं और साइक्लिकल रीजंस की वजह से आपके डेटा में फर्क पड़ता है, तो अगर आपका डेटा नीचे जा रहा है, आपके सेल्स नीचे जा रहे हैं या प्रॉफिट्स नीचे जा रहे हैं, तो इट इज ड्यू टू द साइक्लिकल वेरिएशन, नथिंग टू डू विद सीजन्स. People are not upgrading themselves, the systems are not getting upgraded, are unable to provide the services that a modern age is looking for. तब वो recession आने लगेगा और तब वो cyclical variations होंगे. And the last is irregular. कभी भी अचानक से, अभी अचानक से एक दिन सुनामी आ गया, अचानक से 9/11/2001 को, मतलब 20 साल पहले, वो अफगानिस्तान की कोई प्लेन जाके कहीं ट्विन टावर को टकरा गई, बहुत बड़ा ना वर्ल्ड डिजास्टर हो गया. अभी पिछले साल केरला में 2 साल पहले केरला में बहुत ज्यादा फ्लड आया था. दैट वाज अ नेचुरल डिजास्टर. सो एनीथिंग कैन कम, यू नो. इरेगुलर वेरिएशन मींस एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट इज इरेगुलर. उसको कोई सीजन नहीं है कि गणपति इसी टाइम पे आएगा, दुर्गा इसी टाइम पे आएगी, ऐसा कोई सीजन नहीं है. वो अचानक से कभी भी आ सकता है, कितने भी टाइम के लिए रह सकता है. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. अब इन्हीं कंपोनेंट्स का जो इफेक्ट है टाइम वैल्यू, टाइम सीरीज डेटा पे, उसको हम लोगों ने 2 तरीके से स्टडी किया है. एक सेक्युलर प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस इरेगुलर. तो इनका एडिशन इफेक्ट आएगा. मतलब सेक्युलर की वजह से कितना चेंज हुआ, सीजनल की वजह से कितना हुआ, इसकी वजह से कितना हुआ, इसकी वजह से कितना हुआ, और उन सबको ऐड कर देंगे. तो दैट इज एन एडिटिव मॉडल. The next is multiplicative model. These are all multiplicative models.
कभी कभी एक रीजन की वजह से जो छोटा सा चेंज आता है आपके, अब देखो कोरोना एक इरेग्युलर वेरिएबल था, उसकी वजह से आपके बिजनेसेस डाउन हो गए, लेकिन क्या वो कोरोना का भी वैक्सीन लेने के बाद तुरंत बिजनेसेस वापस अपनी जगह पे आएंगे? नहीं, सब बिजनेस को वापस नॉर्मल लेवल पे आने के लिए शायद 2-3 साल से ज्यादा टाइम लग जाए। अब हम लोग बोलेंगे अरे 1-1.5 साल तक तो चला कोरोना, उसका इफेक्ट इतना दूर तक रहा, हाँ रहेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव एक्सकेलेटेड होता है। 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए बिजनेसेस बंद थे, स्लो थे, जिसके वजह से कैश फ्लो हुआ नहीं है, मार्केट में पैसा घुमा नहीं है, लोगों के पास नहीं गया है, कुछ कुछ लोगों को कर्जे हो गए हैं, तो कर्जे उतारने के, या जो नुकसान हुआ है उसको उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं, कर्जे उतारने तक वो बिजनेस जो है वो ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। तो इवन दो कोरोना इज फॉर 1 or 2 years मैक्सिमम, बट इट्स इफेक्ट विल बी सीन इन द नेक्स्ट 10 years। अगले 10 साल तक ये 2 साल का इफेक्ट जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। कभी कभी एक छोटा सा रीजन बहुत बड़ा रीजन दे देता है कि बहुत बड़ा एस्केलेशन हो। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में स्टडी किया जाता है। अब ये तो हो गया टाइम सीरीज का थ्योरी। तो हमको टाइम सीरीज में क्या करना है, हमें ये ट्रेंड जो है टाइम सीरीज के, इन्हें निकालना है। और अगर ट्रेंड निकालना है तो देयर आर सम मेथड्स। The first method of measuring the time series is graphical method. हम लोग ऐसे ग्राफ निकालते हैं, we plot the points, the variables, and we identify whether the what is the trend line. Okay. Then the second method is moving average method. ये आता ही है हमेशा एग्जाम में। And the third method is, sorry, least square method या फिटिंग अ ट्रेंड लाइन मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग ट्रेंड लाइन निकालते। तो ये तीनों मेथड हमको स्टडी करने हैं, बहुत ही आसान होते हैं ये मेथड, वी कैन वेरी इजीली स्टडी देम। और ये तीन ही निकाले जाते हैं। एक लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप ट्रेंड निकाल सकते हो, मूविंग एवरेज से, या ग्राफिकल मेथड से। क्योंकि टाइम सीरीज का मेन उद्देश्य क्या है, ट्रेंड निकालना। ट्रेंड निकालना मतलब डेटा का ओल्ड बिहेवियर स्टडी करना, उसको स्टडी करके हम लोग जो कंक्लूड करते हैं उसे ट्रेंड निकालना कहते हैं, फाइंडिंग आउट ट्रेंड। ओके, तो मेरा डेटा जिस तरह से बिहेव करता है उसका पास्ट बिहेवियर निकालना और उससे अंदाजा लगाना कि भाई वो फ्यूचर में क्या करेगा मेरा डेटा, वो होता है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज डेटा। ओके, और ये एनालिसिस के लिए ये तीन मेथड हम लोग यूज करेंगे। नाउ विल लर्न अबाउट दीज टू मेथड्स टुमारो, एंड देन लीस्ट स्क्वायर। देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज इन टाइम सीरीज, इट्स वेरी इजी।